नमस्ते दोस्तों। फ्लाई हाई कंसल्टेंसी के इस फ्री ई कोर्स हाउ टू बी अ सुपर लर्नर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस माइक्रो कोर्स के माध्यम से हम ये सीखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार हम लोग अपने जीवन में एक सुपर लर्नर बन सकते हैं। बिना कुछ खास प्रयास किए या बिना कुछ खास जतन किए हम किस प्रकार सीखने की कला और विज्ञान को सीखकर अपनी लर्निंग को एनहेंस कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ स्टडी की। वाई सेल्फ स्टडी? यहाँ पर सेल्फ स्टडी का मतलब केवल स्वाध्याय से न होकर उन एक्स्ट्रा कोर्सेज, उन एक्स्ट्रा लर्निंग्स के ऊपर फोकस करने पर भी है, जिसको हम सामान्यतः सॉफ्ट स्किल मान के इग्नोर कर देते हैं या फिर ओवरलुक कर देते हैं। हम सभी को पता है कि कुछ नया सीख कर अपने स्किल्स को अपग्रेड करके हम न सिर्फ अपनी नॉलेज इम्प्रूव करते हैं, न सिर्फ अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव करते हैं, बल्कि साथ ही ये हमारे कॉन्फिडेंस को भी बहुत बड़े रूप में बूस्ट करता है। अगर सेल्फ स्टडी या सेल्फ हेल्प कोर्सेज की बात करें तो इसके 3 बड़े फ़ायदे हैं। पहला है पेसिंग, यानी आप अपनी स्पीड पर चीज़ों को सीख सकते हैं, स्किल्स को लर्न कर सकते हैं या नॉलेज गेन कर सकते हैं। दूसरा है चॉइस, यानी जो भी स्किल आप सीखना चाहें आप उससे संबंधित बुक पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं या वीडियोस देख सकते हैं। और तीसरा है सेटिस्फैक्शन, जब भी अपनी नॉलेज बेस को वाइड करके या अपने स्किल्स को अपस्किल करके अपग्रेड करके आप कुछ काम करते हैं तो ये अपने आप में एक अलग ही तरीके का सेटिस्फैक्शन देता है। और इसके प्रोफेशनल बेनिफिट्स की तो बात ही क्या करनी। ये न सिर्फ आपके स्किल्स को अपग्रेड करके उसे ज़्यादा मार्केटेबल बनाता है, बल्कि आपके फील्ड में आपको एक एक्सपर्ट की तरह पोजीशन करने में भी हेल्प करता है। इसके साथ ही आप अपने काम या नौकरी के प्रति भी अपना कमिटमेंट प्रूव कर सकते हैं। अगर आप एक एस्पायरिंग वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो इस तरह के कोर्सेज आपको आपकी ड्रीम जॉब या ड्रीम बिजनेस स्टार्ट करने में भी हेल्प करेंगे एंड अनडाउटेबली इससे आपका अर्निंग पोटेंशियल तो बढ़ेगा ही। अभी तक हमने जो बात करी वो लार्जली वर्किंग प्रोफेशनल्स या अडल्ट्स के ऊपर लागू होती थी। अब हम स्पेसिफिकली चर्चा करेंगे कि स्टूडेंट्स के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो क्या कुछ वो कर सकते हैं जिससे कि वो अपने जीवन में एक सुपर लर्नर बन सकें। हम बात करते हैं कि किस प्रकार से अपने गोल्स प्रिपेयर और सेट करने चाहिए। इस दिशा में सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो हमें करना होगा वो है ऑर्गेनाइजिंग स्टडी टाइम। आपका स्टडी टाइम वेल ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफिक स्टडी आवर्स पहले से डिसाइडेड होने चाहिए जिससे कि आप अपने जीवन में एक रूटीन बना सकें, एक रूटीन फॉलो कर सकें। हाउएवर इसके साथ ही आपको फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी थोड़ा टाइम रखना होगा। आप बिल्कुल रिजिड या एडमेंट नहीं हो सकते कि अगर मुझे 3:05 से पढ़ना स्टार्ट करना है तो मैं डॉट उसी समय पढ़ना स्टार्ट करूँगा। मैं किसी भी प्रकार की कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं एंटरटेन करूँगा, नहीं प्लान करूँगा। इस प्रकार का रिजिड शेड्यूल रखने से नुकसान ये होता है कि अगर 1-2 मिनट भी ऊपर नीचे हो जाती है तो हमारा दिमाग बहुत गिल्ट महसूस करता है और उसका मोटिवेशन भी काम करने के लिए कम होता जाता है। तो बेसिकली अपने स्टडी टाइम को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप 4 चीज़ें कर सकते हैं। या तो आप डायरी में लिखकर टू डू लिस्ट तैयार कर सकते हैं, या फिर किसी मोबाइल ऐप के माध्यम से या मोबाइल में रिमाइंडर सेट करके अपना शेड्यूल बना सकते हैं। अगर आप डायरी या फिज़िकल मीन्स का यूज़ करके अपना टू डू लिस्ट तैयार कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप चीज़ों को कलर कोड करें। प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को कोई भी कलर असाइन कर सकते हैं जिससे आपके दिमाग में ये सिग्नल जाता रहे कि कौन सा काम प्रायोरिटी बेसिस के अकॉर्डिंगली आपको कब और कितनी देर में ख़त्म करना है। दूसरी चीज़ जिसकी हम बात करेंगे वो है आपका स्टडी एनवायरनमेंट। जिस भी जगह में या जिस भी वातावरण में आप पढ़ रहे हैं वो भी आपकी लर्निंग को एनहेंस करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इसलिए यहाँ पर ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है
कि आप किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस को साइड रख सकें उस दौरान। जब भी आपका पढ़ने का समय हो तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ बैठिए। पहले से ही अपने आसपास के लोगों से, हॉस्टल इनमेट से या घर परिवार के लोगों से बिल्कुल क्लियरली ये कम्युनिकेट करके रखें कि आपके स्पेसिफिक स्टडी आवर्स कौन से हैं। कैसे करना है ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, पर ख़ास तौर पे अपने फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट लेकर पढ़ाई स्टार्ट करने से आप पूरे फोकस के साथ, पूरे मनोयोग के साथ अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। इसके साथ ही ये भी बहुत ज़रूरी है कि जिस भी चेयर, डेस्क या कंप्यूटर को यूज़ करके आप पढ़ाई कर रहे हों, वहाँ पर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट आप क्रिएट करें। आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हों, वहाँ कोई भी किसी प्रकार का कचरा नहीं हो जिससे कि आपकी पढ़ाई में या तो व्यवधान उत्पन्न हो या मन में किसी प्रकार का कोई डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो। गोल्स सेट करने से पहले जो तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जाननी और समझनी होगी वो ये है कि आपकी लर्निंग स्टाइल क्या है। ये एक ऐसी चीज़ है जो केवल सेल्फ एक्सप्लोरेशन के माध्यम से ही आप जान पाएंगे या समझ पाएंगे। देखिए, कई लोगों को पढ़ते समय शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं होता, इसलिए वो जनरली रात के समय पढ़ते हैं। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा लंबे समय तक साइलेंस को टॉलरेट नहीं कर पाते। उन्हें कंप्लीट साइलेंस या पूर्ण रूप से जब शांति होती है तब चीज़ें ग्रास्प नहीं होती या पढ़ाई में दिल नहीं लगता। इसके साथ ही आपको ये भी समझना और जानना होगा कि किस प्रकार का एनवायरनमेंट आपके कंसंट्रेशन को सेट करने के लिए, आपके कंसंट्रेशन को एनहांस करने के लिए सबसे ज़्यादा कंड्यूसिव है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिस पे आपको ध्यान देना होगा वो है नोट्स टेकिंग और मेमोराइजेशन। कई लोगों को पढ़ते समय नोट्स लेना बहुत अच्छा लगता है, इससे उनकी लर्निंग एनहांस होती है। तो वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पढ़ते समय नोट्स लेने से बहुत डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है, उनका पूरा फ्लो टूट जाता है। सिमिलरली मेमोराइजेशन के समय भी कई लोग चीज़ों को बोल बोल कर याद करना पसंद करते हैं, तो कई लोग लिख कर याद करना पसंद करते हैं। ऑल सेड एंड डन, बिना कोई जजमेंट पास किए मैं बस आपके साथ यही बात साझा करना चाहूँगा कि लर्निंग बाय डूइंग इज़ एक्चुअली द मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर्म ऑफ लर्निंग। चाहे आपकी लर्निंग स्टाइल जो भी हो, अगर आप अपने कंसेप्ट्स को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को प्रैक्टिकली करके नहीं देख रहे हैं या विजुअलाइज नहीं कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में आपकी मेमोरी में वो कंसेप्ट सेट नहीं रह पाएगा। और एक बार जब आप अपना स्टडी टाइम और स्टडी एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, जब आप अपनी लर्निंग स्टाइल एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसके बाद बारी आती है गोल सेटिंग की। किस प्रकार से आपको पढ़ाई में हेल्प करने के लिए और गाइड करने के लिए स्मार्ट गोल्स सेट करने हैं। ये गोल्स शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। गोल सेटिंग की सिग्निफिकेंस मेनली ये है कि ये आपको अप्रोप्रिएट टाइम और एनर्जी अलॉट करने में और मेंटेन करने में हेल्प करते हैं किसी भी कोर्स या किसी भी स्टडी के दौरान। तो अब हम बात करते हैं स्मार्ट गोल्स की। यहाँ स्मार्ट एक एक्रोनिम है जिसका फुल फॉर्म है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। आप जब भी कोई गोल सेट करें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए, इन पांचों क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। अब एक एक करके बात करते हैं कि ये पांचों क्राइटेरिया क्या सिग्निफाई कर रहे हैं। स्पेसिफिक का मतलब है बेसिकली क्लैरिटी। अगर आप ये कहें कि मैं रोज़ 4 घंटे पढ़ूंगा, तो क्या पढ़ूंगा? हो सकता है आप फेसबुक या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के टाइम को भी अपनी पढ़ाई में इंक्लूड कर दें। तो इस केस में आपको बेसिकली बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये मेंशन करना पड़ेगा कि मैं रोज़ 4 घंटे जिस भी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है उसका नाम लेकर ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा। मान लीजिए मैं अपनी बात करूं तो मैं रोज़ 4 घंटे मेडिकल साइंसेज की बुक्स पढ़ूंगा, अपनी एकेडमिक पढ़ाई करूंगा, ये मेरा टारगेट है। दूसरी बात आती है मेजरेबल की। जो भी सब्जेक्ट या जो भी टॉपिक आप उठा रहे हैं उसमें अनडाउटेबली
कुछ माइलस्टोन चैप्टर्स या कुछ शॉर्ट टॉपिक्स होंगे जो आपको कवर करने होंगे। रोज़ के अपने टारगेट्स में सेट करें, प्री डिफाइन करें कि मैं आज इन 12 टॉपिक्स मान लीजिए उस चैप्टर में हैं, तो इन 12 में से ये 4 टॉपिक्स करूँगा। ये 12 टॉपिक्स आपके लिए आपके गोल के कंप्लीशन या फेलियर को ट्रैक करने का एक तरीका होगा। तीसरी बात आती है अचीवेबल की। क्या आपका गोल रियलिस्टिक है कि उसे आप अचीव कर पाएँ? मान लीजिए आप एक टारगेट सेट करते हैं कि मैं अगले 3 साल में MBBS की पढ़ाई पूरी कर लूँगा, जबकि आप अभी 12th क्लास में हैं। ये एक अचीवेबल टारगेट नहीं है, क्योंकि MBBS कोर्स कंप्लीट करने के लिए आपको मिनिमम 5.5 साल का टाइम डिवोट करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप जो भी गोल सेट करें वो रियलिस्टिक और अचीवेबल होना चाहिए। चौथी चीज़ है रेलेवेंट। मान लीजिए कि आप एक प्रैक्टिसिंग CA हैं और आप कहते हैं कि भाई मुझे तो अब अपना क्लिनिक खोलना है प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए, जिससे मैं पेशेंट्स को ट्रीट कर सकूं। ये आपके लिए एक रेलेवेंट गोल नहीं है। ये किसी भी रूप में आपके लाइफ विजन, आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपके वर्क एक्सपीरियंस से अलाइन ही नहीं होता। तो जो भी गोल आप सेट करें वो आपके लिए रेलेवेंट भी होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम बाउंड। जो भी गोल आप सेट कर रहे हैं उसके साथ एक अटैच्ड टाइमलाइन होना बहुत ज़रूरी है। वरना मान लीजिए कि आप ये कहते हैं मुझे XYZ सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। कब तक कंप्लीट करना है? जब तक एक टाइम लिमिट या टाइमलाइन उसके साथ अटैच्ड नहीं होगी तब तक आपको उसको कंप्लीट करने के लिए मोटिवेशन नहीं मिलेगा, इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी, और बिना मोटिवेशन के किसी भी काम को कर पाना बहुत मुश्किल होता है। आई होप आगे से जब भी आप अपनी पढ़ाई के लिए या ज़िंदगी में किसी भी काम के लिए गोल सेट करेंगे तो आप इस स्मार्ट गोल सेटिंग टेक्निक का यूज़ ज़रूर करेंगे। इन सभी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने के लिए जब भी आप गोल सेट करने बैठें तो अपने आप से आप ये सवाल पूछ सकते हैं जो इस वीडियो में दिए गए हैं। ऐसा करने से आपको गोल सेटिंग के दौरान क्लैरिटी हासिल करने में और एक स्मार्ट गोल सेट करने में बहुत आसानी होगी। मैं सजेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को पॉज करके या रिवाइंड करके आप प्लीज़ ये क्वेश्चंस किसी नोटपैड पर या किसी इम्पोर्टेंट डायरी में नोट कर सकते हैं, जिससे कि आप फ्यूचर में जब भी अपने गोल सेट करें तो आपके पास एक रेफरेंस अवेलेबल रहे। प्लानिंग, प्रिपरेशन और गोल सेटिंग के बाद अब हम चर्चा करते हैं स्ट्रैटेजिक स्टडी टेक्निक्स की। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी स्ट्रैटेजी आप खुद के लिए डिज़ाइन करें वो इस बात के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए कि आपके पढ़ने का तरीका क्या है या आप कैसे पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर मैं एक्टिव लर्निंग के कंसेप्ट को एक बार शॉर्ट में डिस्कस करना चाहूँगा। एक्टिव लर्निंग जिसमें आप इंटरेस्टिंगली सब्जेक्ट मैटर के साथ इंटरैक्ट करते हैं, सिर्फ उसे पढ़ते नहीं हैं, उसमें एंगेज होते हैं और बिल्कुल मनोयोग से उसमें जो भी कंसेप्ट डिस्कस्ड हैं या जो भी फैक्ट्स और फिगर्स मेंशन्ड हैं उसे अपने दिमाग में स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए कुछ सिंपल टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहली तो ये कि जब तक आप पूरी तरह से अपने एक सब्जेक्ट टॉपिक का या सब टॉपिक का कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट नहीं कर लेते, उसे पढ़ के समझ नहीं लेते, ग्रास्प नहीं कर लेते, तब तक अगले चैप्टर पर मत चलिए। हालांकि मैं मानता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए ये संभव नहीं है, परंतु वे लोग भी ये ट्राई करें कि अगर एक बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसे दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करें, एक्शंस करें, नोट्स बनाएं, चीज़ों को इमेजिन करने का प्रयास करें, या चाहे जो भी आप करें, आप चीज़ों को फर्स्ट नहीं तो सेकंड टाइम में ग्रास्प करने का प्रयास करें खुद से। यदि ऐसा संभव नहीं हो पाता तो डेफिनेटली आपको टीचर्स या मेंटर्स की हेल्प लेनी चाहिए। दूसरा टिप बहुत कॉमन है कि जब भी आप पढ़ रहे हों,
जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ते जाएं, जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिले उसे आप या तो अंडरलाइन कर लें या फिर हाईलाइट कर लें। तीसरी चीज़, स्टडी मटेरियल को या स्टडी सोर्स से पढ़ते समय अपने आप से उससे रिलेटेड सवाल पूछें। सवाल जवाब का ऐसा खेल करने से आपके दिमाग में चीज़ों को याद रखने में तो सहायता मिलती ही है, साथ ही अगर कोई इंटरेस्टिंग या डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है तो वो भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन होता है। लास्ट टिप यही है कि जब भी आप पढ़ें और आपको कोई भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट लगे या इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज़ उसके नोट्स लें। जो लोग ये कहते हैं कि नोट्स टेकिंग मेरी स्टाइल तो है ही नहीं, मेरी लर्निंग स्टाइल में नोट्स टेकिंग नहीं आती या मुझे नोट्स टेकिंग पसंद ही नहीं है, वे लोग भी कम से कम पढ़ते समय कुछ कीवर्ड्स को ज़रूर नोट करें, जिससे कि फ्यूचर के लिए उनके पास एक रेफरेंस तैयार हो जाए और रिवीजन क्यू शीट रेडी रहे। ऐसा करने से जब आप फ्यूचर में कभी उस चैप्टर को या टॉपिक को या सब टॉपिक को पढ़ें, तब आपको केवल उस पेपर पे देखना है और चीज़ों को रिकॉल करने का प्रयास करना है। एक्टिव लर्निंग के सेशन के बाद चीज़ों को रिफ्लेक्ट और रिव्यू करने के लिए भी आपको कम से कम 2 से 5 मिनट का समय खुद को ज़रूर देना चाहिए। रिफ्लेक्शन और रिव्यू एक तरीके से पढ़ी हुई चीज़ का ऑब्जेक्टिव एनालिसिस और असेसमेंट करने का आपका तरीका है। इसमें आप अनस्ट्रक्चर्ड वे में नोट्स बना सकते हैं, अपने आप को 1 मिनट का टाइम देके सारे टॉपिक्स और सब टॉपिक्स को रिकॉल करने को कह सकते हैं, अपने स्टडी मेथडोलॉजी को एक बार रिवाइज कर सकते हैं कि आपने उस दिन में जो भी पढ़ा क्या वो इफ़ेक्टिव रहा या नहीं रहा, अगर इनइफेक्टिव रहा तो उसमें क्या चेंजेस आप अगले दिन के लिए करना चाहेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस रिफ्लेक्शन और रिव्यू के लिए 2-3 चीज़ें बहुत कारगर सिद्ध हो सकती हैं। पहली चीज़ है स्टडी जर्नल। आप दिन में जो भी टॉपिक्स पढ़ें, जितने भी टाइम में पढ़ें, उसका एक एनालिसिस करें एक जर्नल में, एक डायरी में, जिसमें आप सारे पॉइंट्स नोट करें, सारे सब टॉपिक्स और टॉपिक्स से रिलेटेड कीवर्ड्स नोट करें। किस टॉपिक को आपने कितने समय में कंप्लीट किया है, इसकी टाइमिंग रखने से भी 7-8 दिन के अंदर ही आपका दिमाग ट्रेन हो जाएगा चीज़ों को जल्दी ग्रास्प करने के लिए और रोज़ इम्प्रूवमेंट करने के लिए। दूसरी चीज़ है लिस्ट्स एंड बुलेट पॉइंट्स। आप जो भी पढ़ रहे हैं या जिस भी तरीके से पढ़ रहे हैं उसका स्वॉट एनालिसिस करना भी बहुत सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टफुल हो सकता है। स्वॉट एनालिसिस मतलब अपनी पढ़ाई का स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स एनालिसिस। आप क्या पढ़ रहे हैं, आपने अपने स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स पे कितना टाइम दिया, वीकनेस वाले टॉपिक्स पे कितना टाइम दिया, कौन से वो टॉपिक्स हैं जिसमें से एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में पर जिसको आप टाइम अलॉट नहीं कर पाए, कौन से वो टॉपिक्स हैं जो बहुत हाई यील्डिंग हैं पर या तो आपको समझ में नहीं आ रहे या आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगते। इस प्रकार से खुद का एनालिसिस कीजिए। थर्ड और लास्ट चीज़ है माइंड मैप्स, कोलाजेस या डायग्राम्स और एल्गोरिदम्स बना के पढ़ाई करना। ऐसा करने से न सिर्फ आपके पास इफ़ेक्टिव रिवीजन नोट्स तैयार हो रहे हैं, बल्कि लॉन्ग टर्म रिटेंशन और मेमोरी इम्प्रूवमेंट के लिए भी ये बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। रिफ्लेक्शन और रिव्यू करते समय अवेयरनेस होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अवेयरनेस इस बात की कि आपको कब रिफ्लेक्ट और रिव्यू करना है। अवेयरनेस इस बात की कि आप किस प्रकार अपने ऑब्स्टेकल्स से पार पा सकते हैं। जो भी बाधाएं या व्यवधान आपकी पढ़ाई के दौरान या आपकी लर्निंग के दौरान आपको परेशान कर रहे हैं या उत्पन्न हो रहे हैं, उनको आप किस प्रकार हराकर आगे बढ़ सकते हैं। अवेयरनेस इस बात का कि आपकी हैबिट्स क्या हैं और उसको कैसे आप इफ़ेक्टिव और सुपर लर्नर बनने की दिशा में मोल्ड कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको अपने हैबिट्स और अपनी आदतों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी, जिससे कि आप उसको एनहेंस्ड लर्निंग के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ सकें। चुनौतियों से पार पाने के लिए भी आपको एक स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी होगी, जिसको आप इफ़ेक्टिवली फॉलो करके उन हर्डल्स को, उन बाधाओं को पार कर सकें।
और जहाँ तक बात रही व्हेन टू रिफ्लेक्ट एंड रिव्यू, तो यहाँ पर कम से कम आपको 3 बार रिफ्लेक्ट और रिव्यू करना चाहिए मेरे विचार से। एक, एट द बिगिनिंग ऑफ कोर्स या स्टडी, जब भी आप पढ़ने बैठें या जब भी आप कोई कोर्स या टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो तब उस समय अपने आप से सवाल पूछें कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। दूसरी बार मिड कोर्स या मिड स्टडी, बीच में जब भी आप कोई शॉर्ट ब्रेक लें या कोई इंटरवल हो तब आप खुद से पूछें कि क्या आप अभी तक अपने ट्रैक पर हैं, क्या आपका टारगेट आपके लॉन्ग टर्म विजन के साथ अलाइन कर रहा है। और तीसरी बार जब आप पढ़ाई ख़त्म कर लें या अपना कोर्स ख़त्म कर लें, क्या आपने जो भी पढ़ा या जो भी सीखा वो आपकी एक्सपेक्टेशन से मेल खाता है। अगर नहीं तो ऐसा करने के लिए और क्या स्टेप्स हैं जो फ्यूचर में आपको उठाने चाहिए या उठाने पड़ेंगे। कई लोगों को प्रोक्रेस्टिनेशन की बहुत बुरी आदत होती है, अननेसेसरीली चीज़ों को आगे टालते जाना। मान लीजिए कि आज मेरा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है किसी कारणवश, जिसमें मुझे कुल मिलाकर आधे घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा, पर इस छोटी सी बात को बहाना बनाकर भी मैं अपने 6 घंटे के स्टडी प्लान को कैंसिल कर दूंगा। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि किस प्रकार हम चीज़ों को बिना किसी ठोस वजह के टालते रहते हैं। एक और बात होती है नेगेटिव सेल्फ टॉक की। बहुत से लोगों को ये आदत रहती है कि वो बिना किसी कारण, बिना किसी ठोस और पुख्ता सबूत के अपने आप को कोसते रहते हैं या अपने आप को नेगेटिविटी से भरते रहते हैं। ये नेगेटिव सेल्फ टॉक लॉन्ग रन में पढ़ाई पर एक डिस्ट्रक्टिव और डेट्रीमेंटल इफेक्ट डालती है। तो 100 बात की एक बात यही है कि आपको न सिर्फ स्मार्ट स्टडी करनी होगी, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप स्ट्रेस, एंजाइटी और प्रोक्रेस्टिनेशन को भी अपने से दूर रखें। इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं जो हम वीडियो के अगले भाग में डिस्कस करेंगे। पर इस पार्ट का इम्पॉर्टेंट टेक अवे यही है कि हाउ यू स्टडी इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज वॉट यू स्टडी। आप कैसे पढ़ रहे हैं ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ये बात कि आप क्या पढ़ रहे हैं। पर कई बार पढ़ाई के बीच में या किसी कोर्स के दौरान धीरे धीरे हमारा या तो इंटरेस्ट कम होने लगता है या हमारी ग्रहणशीलता या चीज़ों को ग्रास्प करने की पावर कम होती जाती है। कई बार हम एक ही वर्ड पे 10-10, 15-15 मिनट तक अटक जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमको खुद को मोटिवेट करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए और कुछ बेहतर करने के लिए। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से टूल्स हैं जिसकी मदद से हम अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं, अपने आप को अपबीट रख कर, एंथुजियास्टिक रहकर अपने टारगेट्स को अचीव करने की दिशा में काम कर सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में अगर मैं आपके साथ बात करूं तो पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है अपने गोल्स को दोबारा से देखना। आपने जो भी गोल्स खुद के लिए सेट किए हैं, क्या आप उसको अचीव करने की दिशा में कुछ कॉन्क्रीट, कुछ ठोस कदम उठा रहे हैं या नहीं। दूसरी चीज़, एक ऐसा शेड्यूल बनाइए जिसको आप फॉलो कर सकें, जिसके हिसाब से आप काम कर सकें। तीसरी चीज़, कोशिश करें कि आप छोटे छोटे चंक्स में पढ़ें, छोटे छोटे भागों में पढ़ें, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप रेगुलरली पढ़ाई करें। आप ऐसा ना करें कि आज आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं, कल आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं, परसों आप 8 घंटा पढ़ रहे हैं। कोशिश करें कि भले ही आप रोज़ 2 से 4 घंटे पढ़ रहे हैं, पर न सिर्फ आप इस समय में टोटल फोकस के साथ पढ़ाई करें, बल्कि पढ़ाई करते समय छोटे छोटे ड्यूरेशंस के लिए पढ़ें, जिससे कि आपको फोकस और कंसंट्रेशन डेवलप करने में और डिस्ट्रैक्शंस को परे रखने में भी काफ़ी सहायता मिलेगी। चौथी चीज़ है मेक स्टडीइंग अ हैबिट। क्या करना है ये मैंने आपको बता दिया, कैसे करना है इसका जवाब आपको खुद से पूछना होगा। बस मेन बात यही है कि आपको दिन भर में कुछ टाइम पढ़ाई में, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में डेडिकेट करना ही पड़ेगा। पांचवी चीज़ है, जब भी आपका कोई रियलिस्टिक गोल आप अकम्प्लिश कर लें या अचीव कर लें,
तो खुद को रिवॉर्ड देने से बिल्कुल भी ना शर्माएं, बिल्कुल भी ना हिचकें। आप जब भी कोई गोल अचीव करते हैं, अकम्प्लिश करते हैं, तो खुद की पीठ थपथपाइए, अपने आप को किसी भी छोटे बड़े रूप में अवार्ड दीजिए, रिवॉर्ड दीजिए, जिससे कि आने वाले समय में भी आपके अंदर मोटिवेशन बनी रहे और एक एक्साइटमेंट रहे, जिसकी वजह से आप काम को दुगनी गति से करते रहें। आखिरी पहलू है अपने आप को स्वस्थ रखना, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना। हो सकता है आपको सुनकर अजीब लगे, पर जितना स्वस्थ आपका शरीर और मन होगा, उतनी ही अच्छी और आसान तरीके से आप चीज़ों को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, उतनी जल्दी आप एक सुपर लर्नर बन पाएंगे। हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने के लिए कुछ आसान से काम आप कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि मेक श्योर टू स्टिक टू अ हेल्दी डाइट, एक संतुलित आहार लें। आपके भोजन में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स होने चाहिए। इसके साथ ही ये इंश्योर करें कि आप दिन भर में पर्याप्त पानी का सेवन भी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है स्ट्रेच करें, स्ट्रोल लें या फिर किसी भी माध्यम से अपने शरीर से पसीना निकालें। हर ब्रेक में आप कोशिश करें कि ज़्यादा नहीं तो 2 से 5 मिनट आप अपने शरीर को स्ट्रेच करें, छोटा सा वर्कआउट करें। ज़्यादा कुछ संभव न भी हो तो कम से कम स्पॉट जॉगिंग करें। आइडियल केस में हर 15 से 20 मिनट में एक स्ट्रेचिंग ब्रेक लेना बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि आप अपने जीवन में ऑप्टिमम स्लीप लें। ज़रूरी नहीं है कि किताब में 6 से 8 घंटे बोला गया है या 7 से 9 घंटे बोला गया है तो उतनी ही स्लीप आप लें। आपके हिसाब से जितनी नींद लेकर आप तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं, उतनी नींद आपको डेली लेनी चाहिए। हालांकि कई लोगों को ज़्यादा सोने की भी एक समस्या रहती है, पर मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एक बैलेंस्ड डाइट ले रहे हैं और एक फिक्स्ड रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, तो आपके एनर्जी लेवल्स कभी भी इतना नहीं गिरेंगे कि आपको ज़्यादा सोने की आवश्यकता पड़े। लास्टली, आपको अपना समय पढ़ने, खेलने, घूमने, सोशल एक्टिविटीज़ करने या अन्य किसी काम को करने के बीच में प्रॉपरली एलोकेट करना होगा और एक बैलेंस बनाकर चलना होगा। अगेन, ये कैसे करना है ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा। पर टाइम प्रॉपरली एलोकेट करना और मैनेज करना किसी भी इंडिविजुअल की सक्सेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इतना सब करने के बाद अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, जो है कि कंसंट्रेशन एक्चुअली इम्प्रूव कैसे करें। देखिए, एक बात हम सबको समझनी होगी कि कोई भी जादू की छड़ी किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है जो एक दिन में आपका कंसंट्रेशन इम्प्रूव करवा सके। पर कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिसको अगर आप लॉन्ग रन में रिलीजियसली फॉलो करते हैं या यूज़ करते हैं तो आपका कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। ये टेक्निक्स हैं मेडिटेशन, ब्रीदिंग टेक्निक्स और प्रॉपर यूज़ ऑफ विजुअलाइजेशंस विद अफर्मेशंस। इससे पहले कि हम इनकी चर्चा करें, ये बात समझना और जान लेना सबके लिए इम्पॉर्टेंट है कि कभी भी आप कंसंट्रेशन को फोर्स नहीं कर सकते। आप कभी भी फोर्स करके कंसंट्रेशन डेवलप नहीं कर सकते। समटाइम्स इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक अ ब्रेक। ब्रेक लेना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। एनीवेज, तो अब हम चर्चा करते हैं मेडिटेशन की। यूं तो ध्यान की कई प्रक्रियाएं समाज में लोकप्रिय हैं और स्वीकार्य हैं, पर सबसे सिंपल मेडिटेटिव टेक्निक शायद यही है जिसमें आप आंख बंद कर कर केवल अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करते हैं। इस केस में आपको ये सुनिश्चित करना होता है कि आप डीप ब्रीथ कर रहे हैं। अगर कोई थॉट दिमाग में आ भी रहा है तो उस पर फोकस किए बिना बस उसे छोड़ देते हैं। जैसा हो रहा है उसे साक्षी भाव से देखते हैं और दोबारा अपनी ब्रेथ पे फोकस करने लगते हैं। सुनने में ये जितना सिंपल है, करने में उतना इजी नहीं है। परंतु अगर आप ऐसी प्रैक्टिस रोज़, ज़्यादा नहीं तो
12 से 21 मिनट के लिए भी करते हैं तो आपको लॉन्ग रन में इसका सिग्निफिकेंट बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा और आप पाएंगे कि आपको किसी भी चीज़ पर कंसंट्रेट करने में उतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा। अगर आपको मेडिटेशन या ध्यान पसंद नहीं है तो आप ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कर सकते हैं, जिसे हम अपनी भारतीय संस्कृति में प्राणायाम बोलते हैं। वैसे तो ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, या जिसे हम नाड़ी शोधन या नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के नाम से जानते हैं, उस पर कई वीडियोस उपलब्ध हैं। पर अगर बिल्कुल शॉर्ट में डिस्कस करना हो तो इसमें आपको अंगूठे की मदद से राइट नॉस्ट्रल यानी दाई नासिका को बंद करना है और लेफ्ट से सांस अंदर लेनी है। फिर अपनी रिंग फिंगर को यूज़ करके लेफ्ट नॉस्ट्रल या बाई नासिका को ब्लॉक करना है और राइट से सांस छोड़नी है। दूसरी बार राइट नॉस्ट्रल या दाई नासिका से सांस अंदर लेनी है और उसके बाद अपने अंगूठे की सहायता से उसको ब्लॉक करके अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल या बाई नासिका से सांस को छोड़ना है। इस प्रकार कम से कम 5-7 मिनट तक आपको करना है। अगर ये टेक्निक भी आपको इफ़ेक्टिव नहीं लगती या अपीलिंग नहीं लगती, इंटरेस्टिंग नहीं लगती, तो फिर आप विजुअलाइजेशंस और अफर्मेशंस को ट्राई कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन के माध्यम से आप खुद को इमेजिन कर रहे हैं जब आप अपना गोल अचीव कर लेंगे, जब आप अपनी सक्सेस प्राप्त कर लेंगे, जो भी आपने अपने जीवन में सोच रखा है वो अचीव करने के बाद आप खुद को कैसा देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, वो हम विजुअलाइजेशन में करते हैं। इस विजुअलाइजेशन को पावरफुल बनाने के लिए हम उसके साथ अफर्मेशंस को अटैच कर देते हैं, जिसमें हम पावरफुल पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलते हैं, जैसे आई कैन डू इट, दिस इज़ ईजी, आई विल डेफिनेटली डू इट, नो वन कैन स्टॉप मी फ्रॉम सक्सीडिंग। इस प्रकार के पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को अफर्मेशंस कहा जाता है। और जब हम विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस को पेयर कर देते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल प्रोसेस बन जाती है। कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आप किस प्रकार से अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक को या नेगेटिव बिलीव्स को आइडेंटिफाई करना होगा और उन स्टेटमेंट्स को क्वेश्चंस में चेंज करना होगा। मान लीजिए आपके दिमाग में ये विचार है कि आई एम स्टूपिड, आई एम इडियट, तो आपको इस स्टेटमेंट को नेग्लेक्ट करके, इग्नोर करके खुद से केवल इतना पूछना होगा कि करंट सिचुएशन में, करंट सर्कमस्टेंसेस में मैं क्या करके खुद को इम्प्रूव कर सकता हूँ या सिचुएशन को बेहतर बना सकता हूँ। बजाय ये सोचने के कि मैं ये काम कभी पूरा नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, आपको इस पर फोकस करना है कि उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है या जिस भी समस्या में आप उलझे हुए हैं उससे आप किस प्रकार से निकल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रेस या एंग्जाइटी इस हद तक बढ़ जाती है कि आप कोई भी पॉजिटिव सॉल्यूशन नहीं सोच पाते। वो बिल्कुल ठीक है, बस उन विचारों को आने दीजिए और चीज़ों को ऑब्ज़र्व कीजिए, थोड़ी देर के लिए ठहर जाइए। ऐसे 1-2 मिनट का ब्रेक लेने के बाद वापस से फोकस कीजिए अपने टैलेंट पे, अपने एट्रीब्यूट्स पे, अपने स्किल्स पे, अपनी स्ट्रेंथ्स पे और खुद को मोटिवेट करने का प्रयास कीजिए। ऐसे केसेस में आप खुद को कोई भी पॉजिटिव कोटेशन या मोटिवेशनल कोट भी याद दिला सकते हैं, जैसे कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। कुल मिलाकर प्रयास ये करना है कि जो प्रॉब्लम आपको इतनी बड़ी दिख रही है, आपको अपने दिमाग में ये स्थापित करना है कि उस प्रॉब्लम से बड़े आप हैं और चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती हो, आप उससे पार पा सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और आपको भी अपने अचीवमेंट पर गर्व होना चाहिए कि आपने ये माइक्रो कोर्स कंप्लीट कर लिया है। हर किसी के साथ अपने छोटे छोटे अकम्पलिशमेंट्स साझा कीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम,
अपनी टीम के साथ या अपनी कंपनी में या अपने रिलेटिव्स के साथ हर छोटी बड़ी खुशी साझा कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, जॉय व्हेन शेयर्ड इज़ डबल्ड। अपनी सीवी और रिज्यूमे में, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में चीज़ों को मेंशन करने की आदत डालिए। ब्लॉग्स लिखिए, सोशल मीडिया पर ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। जैसे भी और जहाँ भी संभव हो, इन क्रेडेंशियल्स को जीवन में प्रैक्टिस में लाइए। यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अपनी पढ़ाई और सीखने की प्रक्रिया को कंटिन्यू कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल यही है कि किस प्रकार से आप अपने लाइफ में बैलेंस क्रिएट करते हुए टाइम को अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए एलोकेट करते हैं। एक एवरेज इंसान अपने काम के ड्यूरेशन में से कम 3 से 4 घंटे केवल चीज़ों को पढ़ने और समझने में स्पेंड करते हैं। दैट मीन्स लगभग अपने काम का आधा से 1/3 हिस्सा वो केवल पढ़ने और समझने में व्यस्त रहते हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग के माध्यम से हम इजीली एक आम इंसान की रीडिंग स्पीड डबल कर सकते हैं, जिससे कि उसका लगभग 2 से 3 घंटे का समय बचेगा। इमेजिन कीजिए, आप उस 2 से 3 घंटे में क्या कुछ नहीं कर सकते। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ फ्लाई हाई कंसल्टेंसी के इंस्टाग्राम पेज, हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रद्युम्न सिंह और टेलीग्राम चैनल लाइफ कोच डॉक्टर को सब्सक्राइब करने के लिए, फॉलो करने के लिए, जिससे कि फ्यूचर में आपके पास सेल्फ हेल्प प्रोग्राम्स और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कोर्सेज की रेगुलर अपडेट्स पहुंच सकें। इट्स आवर टाइम ऑन द प्लैनेट, लेट्स मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट।